लेनी शुरू की। किसी तरह बवाल शांत हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों राजस्थान दिल्ली से आगरा करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए? उसकी वजह है रामजीलाल सुमन का 21 मार्च को संसद में दिया ये बयान। महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वैसे तो रामजीलाल सुमन का संसदीय अनुभव बहुत बड़ा है, लेकिन बाबर और राणा सांगा की तुलना करने में बड़ी चूक कर गए। 20% को खुश करने के चक्कर में 80% को नाराज कर गए। 80% राणा सांगा की वीरता से खुद को कनेक्ट करता है। 8% राजपूत तो राणा सांगा को अपना आदर्श मानते हैं। इसीलिए रामजीलाल सुमन के गद्दार वाले बयान पर सबसे ज्यादा राजपूत भड़क गए। करणी सेना के अध्यक्ष ने तो यहां तक धमकी दी है कि अभी तो ये ट्रेलर है, रामजीलाल सुमन को सपा नहीं हटाई तो सपा को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। अभी तो ये ट्रेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। राजपूत अगर अनुशासन में फेल हुआ तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है। बात यहाँ करणी सेना की नहीं है, बात इस पर हो रही सियासत की है। यूपी में अखिलेश के पीडीए की हवा जब से मिल्कीपुर और कुंदरकी में निकली है, अखिलेश तभी से पीडीए में हवा भर रहे हैं, लेकिन मामला नहीं बन रहा है। बाबर से मोहब्बत और राणा से नफरत दिखाना क्या, ये बयान सोच समझ कर दिया गया है ताकि पीडीए के डी यानी दलित और ए यानी मुस्लिमों को चार्ज किया जा सके, क्योंकि रामजीलाल सुमन दलित समाज से आते हैं। ये जो हमला है ये रामजीलाल सुमन जी के ऊपर नहीं है, पूरे दलित समाज पे है। दलित समाज के ऊपर सदियों से ऐसा करते चले आ रहे हैं लोग। आपको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, बात रखिए, लेकिन ये हमला करना ये सोची समझी साजिश है। दलितों को, पिछड़ों को पहले भी दबाया गया है, आज भी ये कर रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने पिछड़ा दलित राग गाना शुरू किया है, उससे तो रामजीलाल सुमन की राणा सांगा को गद्दार बताने वाली कहानी राणा सांगा के अपमान से ज्यादा पूरी पॉलिटिकल लग रही है। वैसे जब मामला बढ़ा तो रामजीलाल सुमन ने कई बार सफाई भी दी है कि उनके कहने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर ठेस पहुंचाना नहीं था तो इसका मतलब तो ये कतई नहीं होना चाहिए था कि देश के इतिहास को ही बदल देंगे। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो बात राणा सांगा के बारे में कही गई उसका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। सच तो यह है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और एक को छोड़कर उन्होंने सभी लड़ाइयां जीती थी। रामजीलाल सुमन ने जिस बाबरनामा का जिक्र किया था उसमें यह भी लिखा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा की बहादुरी का जिक्र किया है। 1527 ईस्वी में खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवाने के बाद भी युद्ध जारी रखा। उनके शरीर पर 80 गहरे घाव थे, फिर भी वो लगातार लड़ते रहे। जब भी राणा सांगा किसी युद्ध में जीत हासिल करते थे तो वो सबूत के तौर पर शत्रु के तंबू उखाड़ कर अपने साथ लाते थे। 1527 में कमाल खान लोधी से बयाना की लड़ाई में जब उन्होंने सैन्य शिविर पर आक्रमण किया तो लोधी के तंबू को अपने साथ ले गए। राणा सांगा को लेकर कहा गया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर से मदद मांगी थी, लेकिन सच क्या है?
सच ये है कि राणा सांगा खुद ही इब्राहिम लोधी को 3 बार हरा चुके थे। राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518-19 में धौलपुर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था और बाबर को भी एक युद्ध जो छोटा था। अब सवाल है जिसको वो हरा चुके हैं। 1527 में खानवा में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था जिसमें तीर लगने पर वो घायल हो गए थे। इससे पूर्व बयाना के युद्ध में उन्होंने बाबर को बुरी तरह हराया था। उससे क्यों मदद मांगेंगे? ये बात सच है कि बाबा ने राणा सांगा से इब्राहिम लोधी को हराने के लिए संपर्क साधा था। पहले सांगा इसके लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बाद उन्होंने नहीं स्वीकारा। राणा सांगा ने स्वयं 3 बार लोधी को हराया था। पहली बात बैटल ऑफ खतौली, बैटल ऑफ धौलपुर, बैटल ऑफ रणथंभौर। और खतौली का युद्ध जो हुआ था वो इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि उसके अंदर उसको पैर में एक तीर लग गया था, जिससे हमेशा के लिए लड़ाने लग गया था राणा सांगा। और उसी में उनका एक हाथ पे तलवार से वार हुआ था, जिससे कि वो कहना चाहिए हाथ में उनका काफ़ी वक्त उसने काम नहीं किया है, कहते हैं बिल्कुल काम नहीं किया। एक तो बात ये हुई, ये तो 3 लड़ाइयाँ हुई। इसके अलावा उसकी अपनी पूरे जीवन में कुछ इतिहासकारों का कहना 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी, कुछ इतिहासकारों का कहना 100 करीब लड़ी थी। हम 80 मान लेते हैं, और 80 ही उसके शरीर पे घाव थे। इसीलिए आज भी अगर किसी को बहुत चोट वोट आती, कहते हैं किसी लड़ाई में, कहते हैं क्या बड़ा राणा सांगा बने घूम रहे हो। आपने सुना होगा, ये उदाहरण दिया जाता है, नसीहत दी जाती है। इसके मतलब नसीहत तभी दी जाती है। 1527 गए, बयाना का नाम सुना होगा आपने। बयाना जो है वहाँ का पत्थर भी बहुत मशहूर है, लाल किले में भी पत्थर उसके ही लगा हुआ है बयाना का। तो बयाना का जो युद्ध हुआ था, बयाना के उसने बाबर को हराया था। 1526 बाबर आ गया था, तो उसने खुद बाबर को हराया था बयाना के युद्ध में। यानी बाबर को हमेशा के लिए नहीं है, तो कुछ अलग अलग जो युद्ध होते उनमें उसने बयाना को खुद उसने हराया था उसने लिए। तो जो शख्स इतना खुद सक्षम है, तर्क क्या कहता है आपके ख्याल से? तर्क के हिसाब से क्या वो जितने बाबर को हराया, लोधी को हराया, विभिन्न 3 बार हराया है, 3 बार लोधी को हराया, इनको हराया, तो वो क्यों लेगा? ये बात अखिलेश भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन रामजी लाल सुमन ने बाबर की तुलना राणा सांगा को नीचा दिखाकर अखिलेश के लिए वो काम कर दिया है जो अखिलेश संविधान और आरक्षण खतरे में है वाले नैरेटिव से उपचुनाव में कुछ नहीं कर पाए थे। अखिलेश यादव ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ की घटना पर तुरंत पीडीए कार्ड चल दिया। इससे पहले लगता है शायद अखिलेश यादव ने राणा सांगा को लेकर जानकारी इकट्ठा कर ली थी। 8% राजपूत वोट सरक न जाए, लिहाजा उसको भी मैनेज करने में जुट गए। जिसको रामजी लाल सुमन गद्दार बता रहे थे, उनको अखिलेश महान बताने लगे। हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। अखिलेश रायता समेटने में लगे हैं, लेकिन ये सियासत है जहां रियायत नहीं होती। जिसका मौका होता है वो चौका मार देता है। सच तो ये है कि औरंगजेब गाजी पर चल रहे विमर्श के बीच रामजी लाल सुमन राणा सांगा को गद्दार बताकर चौका मारने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे लपक लिया। ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है,